नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुला उपाध्याय, एसोसिएट प्रोफेसर एपी मेमोरियल गर्ल्स डिग्री कॉलेज लखनऊ, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से हूँ मैं। तो थोड़ा आर्थिक पहलुओं से भी जोड़ने की कोशिश करूँगी आज के हमारा जो प्रेजेंट क्राइसिस चल रहा है कोरोना के संदर्भ में उससे। पर साथ ही साथ मेरा मुख्य टॉपिक यही रहेगा कि क्या लेसन्स हम इस क्राइसिस से सीख सकते हैं, जैसा कि और भारतीय चिंतन में क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव है जो हम खोज सकते हैं। क्या हमारे कुछ भारतीय चिंतकों ने ऐसी बातें कही हैं जिनको हम अपनाएं और हम जो पाश्चात्य अवधारणा है विकास की उसकी तरफ अंधी दौड़ में ना दौड़ें। तो इस संदर्भ में मैं सबसे पहले अगर ये जो क्राइसिस है उसके लिए तो आप लोग से बस ये कहना चाहूँगी कि एक दूसरे से दूरी बना के रखिए, क्योंकि एक मानव होने के नाते ये बहुत ही कष्टपूर्ण है क्योंकि लोग अपने नाते रिश्तेदारों, दोस्त, कलीग सबसे इस समय दूर हैं। पर एक सोशल मीडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा साधन हो गया है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं, एक दूसरे का हाल खबर ले सकते हैं। पर इसके साथ साथ हमें और लोगों को इसी सोशल डिस्टेंसिंग के इसी के माध्यम से हमें एक्सप्लेन करना होगा कि क्यों आपको एक दूसरे से दूरी बना कर रखनी है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारा देश जो लॉकडाउन की वजह से इतने अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे हम लोग, और कुछ लोगों ने की लापरवाहियों से आज हम एक थोड़ा संकट की स्थिति हमें दिख रही है। पर हम कामना यही करते हैं कि हम इस संकट की स्थिति से भी जल्दी ही उभरें, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हम बड़ी समझदारी से काम लेंगे और ऐसे ही छोटे छोटे लेसन्स हमको अपनी इस क्राइसिस से सीखने हैं। मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि अगर हम अपने बैकग्राउंड में, जैसे हमारे अर्थशास्त्र में एक भारतीय चिंतक हैं जेके मेहता जी, वैसे तो वो बेसिकली मैथमेटिशियन या ये कहिए कि इकोनॉमेट्रिक्स के अर्थशास्त्री थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री थे। पर उनकी एक बहुत ही खूबसूरत थ्योरी ऑफ वांटलेसनेस पे है। थ्योरी ऑफ वांटलेसनेस का मतलब आवश्यकता विहीनता की स्थिति। आज हम, आप और बहुत से लोग ये महसूस कर रहे होंगे कि आज हम 12-14 दिन से अपने घरों में बंद हैं, और ये हम ही थे कि जो कि हम बाहर गए बगैर, बाहर कहीं घूमे बगैर, खाए बगैर, मॉल गए बगैर, जैसे लग रहा था कि हम जीवन ही नहीं जी पाएंगे। लोगों को ऐसा ही लगता था जैसे कि बाजारीकरण का इतना प्रभाव है, इतना उपभोक्ता का प्रभाव है कि हम उसके जाल में एकदम फंसे हुए से महसूस कर रहे थे। मुझे जहाँ तक लगता है जो हमारे इर्द गिर्द देखने में आया, इस बार की होली भी फीकी ही रही, क्योंकि कोरोना अपनी खटखटाहट दे चुका था वहाँ पर और लोगों ने उसको थोड़ा सा रिजर्व्ड वे में ही मनाया। हालांकि उस समय उतनी बड़ी क्राइसिस ये दिखी नहीं थी, पर उसके बाद से लोग और ज़्यादा सजग हुए। और फिर जब नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे सभी हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, चीफ मिनिस्टर हमारे योगी जी हैं, या ऐसे जो भी रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे लोग हैं, उन्होंने लोगों से आग्रह किया और हमने उस जब लॉकडाउन हो गया तो उसके बाद हमने उसका पालन करने की कोशिश की। तो हमारी एबीवीपी लखनऊ महानगर इकाई ने एक बहुत ही कई सुंदर छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं। उसमें से एक प्रयास हमारे कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा कि अगर हमारे शिक्षक इस दौरान हमको इस क्राइसिस से क्या सीख सकते हैं, या इन जनरल कुछ टॉपिक्स पे हम बात करें, इस तरीके से हम पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं अपने समय को, जो कि हमें लग रहा है कि समय एक तरीके से ज़ाया भी हो रहा है पर ज़रूरी भी है हमारे अपने खुद के बचाव के लिए, समाज के बचाव के लिए, और देश को, यहाँ तक कि विश्व को भी बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये और ज़्यादा तेज गति से ना फैले। और इस समय तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने देश, अपना राष्ट्रवाद शो करने के लिए इससे ज़्यादा अच्छा और कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हर कोई सेना में नहीं भर्ती हो सकता, हर कोई पुलिस में नहीं जा सकता। तो इस हमारे डॉक्टर्स जिन पे तरह तरह से कुछ लोग उंगलियां भी उठाते थे, पर आज कुछ आप कह सकते हो कि जो हमारी चिकित्सीय सुविधाएं हैं, जो नॉर्मल बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि डॉक्टर्स नहीं देख रहे हैं। पर नॉर्मली आप देखिए जिनको जो ड्यूटी असाइंड है, खास तौर पे
गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी पूरी जी जान लगाकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और एक तरीके से इतने संकट की स्थिति में एकदम संकट मोचन होकर वो उभरे हैं और अपनी लाइफ को रिस्क पे रख के अपने परिवार से दूर रहकर हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका सम्मान करें। और शायद यही वजह थी कि जो हमने 22 तारीख को शाम को ध्वनि नाद किया और 5 तारीख को हमने दीपक जलाए, इन्हीं सबके सम्मान में ही जलाया है कि जो इस लड़ाई हमारा साथ दे रहे हैं, इस आपदा से उबरने में हमारा साथ दे रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जो भी इसमें साथ दे रहा है वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। एक तरीके से हम आप अगर गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं तो हम आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। अगर हम जो एक आसपास अपने कुछ लोगों की सेवा कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि आप डायरेक्ट कांटेक्ट तो मना किया गया है तो इसलिए उसको थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता कि आप ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही कोरोना पॉजिटिव हो, क्योंकि उसके लक्षण देखने में अब केसेस ऐसे आ रहे हैं जिनके शुरू में कोई लक्षण ही नहीं दिखे और शुरू की एक आध रिपोर्ट भी लोगों की नेगेटिव आई और आगे चल के वो पॉजिटिव हो गए। तो बहुत ही सतर्क और सजग रहने की ज़रूरत है। तो इस आपदा की घड़ी में हम कुछ आर्थिक हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसको रिव्यू करने की भी हमें करना पड़ेगा। जैसे उसमें से बेसिकली मैंने 3 थिंकर्स को लेने की कोशिश की है। एक तो प्रोफेसर जे.के. मेहता हैं और दूसरे गांधी जी हैं और तीसरे दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। इन सभी का चिंतन का जो मूल है वो हमारे भारतीय दर्शन में ही जाता है, जो कि बेसिकली यही कहता है कि संतोषम परमम सुखम। पर हम अगर अपनी आर्थिक पॉलिसीज विश्व लेवल पे देखें और या फिर हम उसको अपने देश में ही देखें तो क्या हमारे नियंता भटक नहीं गए हैं इन पॉलिसीज के उस वैश्विक प्रभाव की वजह से? शायद हम और ज़्यादा भटकते चले जा रहे हैं और इस स्थिति में हम आ गए हैं कि अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम बैक कैसे जाएं। पर कोरोना ने हमें एक मौका दिया है कि हम फिर से अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करें और हम अपने जो हमारे महापुरुष हैं या जो हमारे चिंतक हैं उनको सिर्फ हम जयंती और उनको श्रद्धांजलि तक ही ना सीमित रखें, हम उनकी बातों को भी मानें। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे कोई इस्लामिक धर्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी धर्म आपको किसी भी गलत राह पे जाने की सिखाते। ये कुछ लोगों की, प्रचारकों की अपनी जिद होती है जो कि आप गलत राह पे ले जाने के लिए आपको मैं भी प्रेरित कर देते हो और आप नादान होके या जानबूझकर उनकी बातों में आ जाते हो। तो आपको अपने आप को कंट्रोल में रखना है, अपने आप को सजग रखना है। और इस संदर्भ में जे.के. मेहता जी की बात लाती हूँ कि अगर सरकार तो बाद में बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ लाएगी, पर हमें अपने लेवल पे क्या करना है। जे.के. मेहता जी का कहना था कि हमें आवश्यकता विहीनता की ज़रूरत है। आवश्यकता विहीनता मतलब ये नहीं कि हम एकदम से हमारी किसी चीज़ की कोई मांग ही नहीं होगी और हम बिना खाए पिए और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति किए ही मर जाएं, ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं हम उसको इस लेवल पे ही एक कंट्रोल कर लें। और वो कंट्रोल कहाँ से आएगा? वो सेल्फ से आएगा। वो हमारे लिए कोई और नहीं डिसाइड कर पाएगा, वो हमें सेल्फ से ही डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि जो आवश्यकता है हमारी, जो डिमांड है, मूलभूत आवश्यकताओं को छोड़ के वो पेन ही देती है, उनको दर्द देती है। एक तरीके से दर्द किस संदर्भ में देती है कि जैसे ही कोई एक मांग सृजित होती है तो हमें लगता है कि वो चीज़ हमारे पास आ जानी चाहिए और इस संदर्भ में हम उसको हर संभव कोशिश करते हैं कि हम उसको प्राप्त कर लें। तो क्या हमने उसको प्राप्त कर लिया तो हमारा वो दर्द खत्म हो गया? क्षण भर के लिए हो सकता है हमारा वो दर्द हमें लगे कि वो खत्म हो गया है, पर ऐसे ही हम आगे देखेंगे कि फिर हमारी दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है और फिर ये आवश्यकताएं बढ़ती ही जाती हैं और ये अनंत ही होती चली जाती हैं। एक आवश्यकता पूरी होती है तो हमारी दूसरी आवश्यकता की तरफ हम भागते हैं, दूसरी पूरी होती है तो हम तीसरा पाना चाहते हैं और यही एक कारण है जो कि
कंज्यूमरिज्म की वजह से और ज़्यादा पनप रहा है और ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि उपभोक्तावाद हमें ये सिखाता है कि जितना ज़्यादा उपभोग करेगा कंज्यूमर वो उतना ही किंग है, वो एक तरीके से राजा है, वो उपभोक्ता राजा है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन कर रहा है। इसी तरीके से जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, और ये जो अधिक से अधिक पाने की लालसा है ये हमको कहाँ ले जा रही है? क्या ये संतोष दे रही है? क्या ये हमें कुछ कंस्ट्रक्टिव उसमें ले जा रही है? नहीं, क्योंकि आज लोगों के पास प्रचुर मात्रा में भोजन भी हो सकता है, प्रचुर मात्रा में वस्त्र भी हो सकते हैं, फैशनेबल भी वस्त्र हो सकते हैं, पर फिर भी लोग असंतुष्ट ही दिखते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि दिखावा। अब वो दिखावा कुछ चीज़ों से, जैसे मीडिया, सोशल मीडिया भी उसमें एक रोल प्ले करता है, फिल्में हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एडवर्टिजमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको बस इसी चीज़ के लिए प्रेरित करती हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करो, अच्छा लगना, अच्छा मन की अच्छा ही नहीं, यहाँ पर अच्छा दिखना, अच्छा है क्या और अच्छा दिख क्या रहा है। तो हर चीज़ मार्केटिंग का जो नज़रिया हो गया है, उस चक्कर में हम ज़्यादा से ज़्यादा पा लेना चाहते हैं। जो सबके पास है वो हमें लगता है वो सब हमारे पास क्यों नहीं है? पर क्या ये संभव है कि इतनी लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं, वो लिमिटेड रिसोर्सेज से हम सबके पास सब बराबर मात्रा में चीज़ें आ सकती हैं? हाँ, वो तभी आ सकती हैं जब हम खुद पर कंट्रोल रखें, हम खुद त्याग करें और एक लिमिट सेट कर लें कि हाँ, हमें अपने उपभोग की सीमा को इस स्तर से ऊपर नहीं बढ़ाना है। पर ये सीमा लोगों ने तय नहीं कर रखी है, और यही कारण है कि भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। विश्व में भी और देश में भी लोगों की अगर हजारों की भूख थी वो लाखों में परिवर्तित हो जाती है, लाखों की भूख करोड़ों में, करोड़ों की भूख अरबों में परिवर्तित हो जाती है। पर क्या वेल्थ ड्रिवन सोसाइटी ही सबसे अच्छी सोसाइटी है? जी नहीं। हमारे भारतीय दर्शन में तो हम धर्म को ही जो है सर्वोच्च मानते हैं। धर्म यानी कि हम जो अच्छी बातें हैं, जो धारण करने योग्य हैं, जो हमारे लिए, जो हमें बताती हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस तरीके की चीज़ें। तो जब हम अगर इस दर्द से उभरना चाहते हैं, इस पेन से मुक्ति चाहते हैं और हम ट्रू हैप्पीनेस पाना चाहते हैं, एक होता है सेटिस्फैक्शन। हमने एक अपनी आवश्यकता की पूर्ति करी, हमको सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरी मिली कि थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिला, तीसरी की ये हमको क्या कर रहा है कि ये ऑन स्पॉट हमें सिर्फ सेटिस्फैक्शन दे रहा है, हमको वो संपूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। और वो आनंद, जो रियल आनंद है या रियल सुख है, वो हमको तभी मिल पाएगा जब हम उसको कुछ आध्यात्मिक कहिए उसे या फिलॉसफिकल वे में अगर आप जोड़िए, उस रूप में आप सोचेंगे। और वो तभी होगा जब हम अपने भारतीय जो मूल हैं, जो हमारे एथिक्स हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, उसको हम और ज़्यादा प्रमोट करें। और ये चीज़ें स्टूडेंट्स में तो करिकुलर के माध्यम से भी प्रमोट की जा सकती हैं। और जो हमारे कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे कि भगवद गीता है, और इसमें बड़ा लॉकडाउन को उपयोगी बनाने के लिए एक प्रयास चल रहा है। रामायण दिखा रहे हैं, महाभारत दिखा रहे हैं, उसमें जो खराब चीज़ें हैं उससे हमें सबक मिलता है, और जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमें दिखाती हैं कि हमें किस मार्ग पे चलना है, वही धर्म का मार्ग है, वही सही मार्ग है, और हमें उसी मार्ग पर चलना है। क्योंकि जब भी लालसा बढ़ी है तो वो हमें विनाश की तरफ ही ले गई है। ये सभी एपिक्स में, ये सभी जो हमारे चाहे लघु कथाएं हों, चाहे बुद्धिज्म, जब जैसे आपकी जातक कथाएं हैं, सब जगह आप देखोगे कि छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से आपको हमेशा यही बताया गया है कि अगर आप लालच करोगे तो लालच की कोई सीमा नहीं है, और उस सीमा के अंदर ही रहकर आपको उपभोग करना है। तो सबसे बड़ी ज़रूरी बात है कि सेल्फ कंट्रोल, लिमिट योर बॉन्ड्स। ऐसी बॉन्ड्स को इतना कंट्रोल कर लीजिए कि आपको जैसे जो मिल जा रहा है वो अच्छा, जो नहीं मिल पा रहा है वो, तब भी आप उतने ही संतोष में रहें, उतने ही सुखी रहें, उतने ही खुश रहें। इसी को आवश्यकता विहीनता की स्थिति कहते हैं। आवश्यकता विहीनता की स्थिति का मतलब ये कतई नहीं है
कि हम कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, पर हम लिमिट्स में कंज्यूम कर रहे हैं, बस जितना ज़रूरी है उतना कंज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि इस समाज में, इस विश्व में ये सारे संसाधन जो हैं वो सीमित हैं, और उन सीमित संसाधनों पर सिर्फ हमारा एकाधिकार नहीं है, उस पर समाज के सभी वर्गों का अधिकार है, विश्व में सभी कंट्रीज का अभाव है। यही नहीं सोचा, इसीलिए जिनको आज हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, उन्होंने बहुत तेजी से डेवलपमेंट तो कर लिया, पर उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं को एक तरीके से इनवाइट किया है। उन्होंने प्रकृति को चुनौती दी, और वो चुनौती हम प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देखते हैं। मनुष्य बस दूसरे की चीज़ों को पाने या उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है, उसलिए हम देख रहे हैं कि मनुष्य जनित भी कुछ इस तरीके की आपदाएं आ रही हैं। जैसे कोरोना अभी तो डिबेटेबल है कि ये मनुष्य जनित है, ज़्यादातर यही हो रहा है कि शायद ये लैब्स में क्रिएट किया हुआ एक तरीके से या अपने आप फॉर्म हो गया लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स के दौरान, पर ये लैब क्रिएटेड एक तरीके का वायरस माना जा रहा है। तो ये मनुष्य की भूख ही थी, और जिस तरीके की बातें आ रही हैं अभी तो विश्व इसी से जूझ रहा है। उससे उभरेगा तो शायद मुझे लगता है कि कुछ और अगर भयंकर निर्णय कुछ कंट्रीज ने ले लिए तो ये आगे चल के और ख़राब स्थितियां ही होंगी, और ये फिर भारत की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जो है वो किस तरीके से वर्ल्ड में पीस कायम करे, और वो अपने पश्चिम को ना देखे, पश्चिम की अंधी दौड़ में ना दौड़े, वो अपने भारतीय चिंतन को, अपने विचारधारा को, अपना खुद का मॉडल क्रिएट करके विकास करने की कोशिश करे, जिसमें सब वाकई में सबका साथ हो। सभी लोग सबका साथ सबका विकास, हम बात तो कर लेते हैं, पर क्या हम कर पा रहे हैं? ये तभी होगा जब हमें जो संसाधन है उस पर सबका समान रूप से अधिकार हो पाए। समान नहीं तो कम से कम ऑलमोस्ट समानता की तरफ जाता हुआ इस तरीके का विकास हो। और जो हमारी भारतीय चिंतन शैली है जिसमें हम कहते हैं कि संतोषम परमम सुखम, वो भी एक तरीके से जो J.K. मेहता की आवश्यकता विहीनता है, उससे मुझे लगता है कि उसका मूल वहीं से है, लिया गया है कि आप संतोष में रहेंगे जितना ज़्यादा, उतनी ही आपकी आवश्यकताएं कम होंगी, और आप उतना ही सुखी महसूस करेंगे, रियल रूप में सुखी महसूस करेंगे। और इसी से मिलता जुलता गांधी जी का विचार है कि गांधी जी ने भी सादा जीवन उच्च विचार की बात कही, और जैसे दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, इन लोगों ने सादा जीवन उच्च विचार अपने जीवन में सिर्फ कहा नहीं है, उसको अपने जीवन में इन लोगों ने लागू भी किया है, और वो उस चीज़ की एक मिसाल बन के आए हैं। पर लाल बहादुर शास्त्री जी थे जैसे, तो इस तरीके के कितने नेता उत्पन्न होते हैं, या कितने महापुरुष इस तरीके के हैं जो जिनको हम आदर्श मानकर आगे बढ़ सकते हैं। ये सब हमारे लिए विचारणीय है, और हमको इस पर विचार करके ही आगे बढ़ना है। इससे अगर हम गांधी जी की बात करें तो गांधी जी के चिंतन में जो कुछ समाज के लिए जो आर्थिक पहलू हैं, अगर उस पर वो कोई अर्थशास्त्री नहीं थे, वो कोई समाजशास्त्री नहीं थे, पर वो सोसाइटी में ही एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सोसाइटी में ही लोगों से मिलते हुए उन्होंने कई ऐसी बातें कहीं अपने जीवन में उतारी कि लोगों ने उनका अनुसरण किया, लोग उनके पीछे चले, और आज उनके जाने के बाद भी जो लोग थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज भी करते हैं, पर उनको कोई नकार नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही, विकेंद्रीकरण की बात कही, उन्होंने विलेज इकोनॉमी को जो एक सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरह, एक रिपब्लिक की तरह देखने की बात की, कि मनुष्य की सारी आवश्यकताएं उस ग्रामीण क्षेत्र में, उस गांव में पूरी हो जाती हों। मुझे लगता है यही सबसे अच्छा मॉडल था, और इसका मैं क्यों कह रही हूँ कि ये सबसे अच्छा मॉडल था, क्योंकि मैंने अभी हम लोगों ने इस क्राइसिस में देखा कि जो हमारे गांव से शहरों की ओर पलायन कर गए थे लोग, जो प्रवर्जन के माध्यम से वहाँ पर माइग्रेशन की वजह से रह रहे थे, जब क्राइसिस की स्थिति आई तो वो कितने वल्नरेबल रहे। वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि भ्रम की वजह से वो भागे, कोई कह रहा है कि वो खेतीबाड़ी का समय था, गेहूं कटने का समय था इसलिए भागे, कोई कह रहा है कि ऐसे भ्रम फैलाए गए कि वहाँ पे आपके लिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप जहाँ से आए हैं वहाँ
चले जाएं। तो जिस शहर में उन्होंने उसके फॉर्मेशन में सब कुछ दिया, अपना योगदान किया, उसको चला रहे थे, पर जब क्राइसिस की सिचुएशन आई तो वो शहर उनको धारण नहीं कर पाया। एक तरीके से उसने उनको वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। और जब हजारों लोगों की भीड़, जब आपको 2-4 लोगों की भीड़ भी आपको इकट्ठा नहीं करनी थी, क्योंकि आपको नहीं पता आपके नेक्स्ट जो खड़ा है वो कोरोना से पीड़ित है कि नहीं, आप उसके कैरियर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, फिर भी इतनी वल्नरेबल पोजीशन में वो लोग आए। उसके कारण तो बाद में भी देखे जा सकते हैं, पर कुछ कारण तो एकदम ऑब्वियस से हैं। तो उन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा कि इस तरीके की स्थिति आगे चल के उत्पन्न ना होने पाए। जो हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको अपने ऐसे अर्बन प्लान्स बनाने पड़ेंगे। और साथ ही साथ अर्बन प्लान्स तो आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में आपको लेबर की ज़रूरत है और मोस्ट ऑफ द लेबर आपको जो है ग्रामीण क्षेत्रों से ही प्राप्त होगा। पर उसके साथ साथ आपको कुछ मानवीय संवेदनाएं भी तो रखनी होंगी कि क्या आपके रोजी रोटी का साधन, जो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, जो आपके शहर को सुंदर बना रहे हैं, आपको चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं, हो सकता है कोई पेपर वाला हो सकता है कोई दूध वाला हो सकता है कोई सब्जी वाला हो, कोई मजदूर हो, कोई नॉर्मल प्राइवेट जॉब में हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, तो क्या क्राइसिस की सिचुएशन में उनको शरण देना हमारा कर्तव्य नहीं बन जाता, जो कि हमें नॉर्मली हमें चला रहे थे, पूरी एक तरीके से व्यवस्थाओं को चला रहे थे, पर हमने उनको असहाय छोड़ दिया। अब हर कोई अपने से पल्ला झाड़ रहा है कि किसकी वजह से ये हुआ, किसकी वजह से नहीं हुआ, पर उनकी स्थिति तो खराब हुई। आज भी वो इस डेंजर जोन में हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस भीड़ में वो इन्फेक्टेड हो गए हों, इसीलिए शायद उनको क्वारंटाइन में रख दिया गया है। जिस गांव में वो वापस गए हैं, जब वो शहरों से जाते थे तो उनके क्या वहाँ ठाट बाट रहते थे, कितने उनकी वहाँ पे आव भगत होती थी, पर आज नहीं है, लोग उनको हे दृष्टि से देख रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। इसके लिए एक बहुत विस्तृत हमें दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है।